नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस कोविड के दौर में अपनी जो ऑनलाइन क्लासों का जो सिस्टम चला रखा है, जब तक आपके कॉलेज रेगुलर नहीं खुल जाते, आप लोग क्लास में नहीं आ जाते, तब तक यही एक विकल्प है जिससे कि जितना हो सके आप लोगों को लाभान्वित किया जा सके। तो इसी क्रम में हम बात कर रहे थे भारतीय शासन और राजनीति, या यूं कहें कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दोनों पेपर्स को लगभग अपन कोम्यूलेट करके कोशिश कर रहे हैं चलाने की। जितना भी संभव हो रहा है मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बता करके वीडियो बना करके आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ। आप, मुझे आशा है आप इनको देखते होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, या ये क्योंकि कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और भारतीय सरकार और राजनीति वाला जो पेपर है, उसके अंतर्गत पिछला जो अध्याय था अपन ने जो किया था वो था केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, यानी कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इसमें जीके मन्नार समिति को देखा था हमने, सरकारीय आयोग को देखा था, और विशेषतः उन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश की थी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य के मध्य अमूमन टकराव होता रहता है। तो सबसे मोटा जो मुद्दा था वो आया था अपने सामने, एक तो गवर्नर का पद है, और गवर्नर के द्वारा बार बार आर्टिकल 356 के लिए अनुशंसा करना। और तीसरा जो गंभीर विवाद का विषय था वो था फाइनेंशियल संबंध, क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक तरीके से नाममात्र का संघ बनाया गया है और केंद्र की सुपरमेसी रखी गई है। और कुछ कर ऐसे हैं जो कि कलेक्ट होकर के केंद्र में जाते हैं फिर उसके बाद में। और एक पॉइंट और इसमें अपन ने एक बहुत ही मेजर पॉइंट मतलब डिस्कशन किया था कि केंद्र की जो विवेक वाली शक्ति है आर्थिक अनुदान के मामले में, वो बड़ी खतरनाक शक्ति है। उसके अंतर्गत केंद्र पूर्णतया पक्षपात करता है। पक्षपात ना भी करे तो भी वहां गुंजाइश रहती है और आरोप लगते रहते हैं। तो इन सब के लिए हमने कम्युनिस्ट सरकारों का प्रस्ताव देखा था, तमिलनाडु की सरकार का प्रस्ताव देखा था, सरकारी आयोग की रिपोर्ट देखी थी, और इसी निष्कर्ष पर पूछने का कोशिश की थी कि भाई एक सुसंगत, एक न्याय संगत, एक मतलब एक यूं कहें कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का। और राज्यों की स्थिति नगर पालिका से जो बदतर हो रही है उसको दूर करना चाहिए केंद्र को। राज्यों को अधिक से अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाए, या केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए। मतलब क्योंकि डायरेक्ट जिम्मेदारी तो राज्य की है भाई। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चिकित्सा देनी है, वाटर देना है, ट्रांसपोर्ट देना है, ये डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी की है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे है नहीं, तो पैसे का थोड़ा सा अधिकार दिया जाना चाहिए संघीय व्यवस्था की मूल भावना जो है उसके हिसाब से, और राज्यों की जो कल्याणकारी स्वरूप है उसके हिसाब से केंद्र के द्वारा थोड़ी सी किन चीज़ों में रियायत दी जाए। इसके ऊपर पूरा रिव्यू किया जाना चाहिए दोबारा से। ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने चाहिए, वरन एक अच्छे संबंध होने चाहिए, हेल्दी रिलेशन जिसको कहते हैं। और इसी क्रम में आज अपन बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। देखिए, भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो पद है वो मुख्यतया एक प्रकार से संवैधानिक प्रमुख का पद है। अब इस राष्ट्रपति को पढ़ने के पहले आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या यूं कहीं कि राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक पेपर में पढ़ा था, द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में, कि भाई सरकार के प्रकार, शासन के प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहली शर्त यही होती है कि इसमें दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की और एक वास्तविक। और अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें एकमात्र कार्यपालिका होती है, वो होती है वास्तविक कार्यपालिका। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था का दुनिया में सबसे अगर बेस्ट उदाहरण अगर अपन ढूंढेंगे तो वो है इंग्लैंड का शासन, इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड के संविधान में या इंग्लैंड के सिस्टम में दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है।
एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका से अभिप्राय है नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख जो कि वहां का सम्राट है, और वास्तविक कार्यपालिका से मतलब है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो कि वहां का प्रधानमंत्री है, जो वहां के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अब देखिए, इंग्लैंड का जो संविधान है उसके अंतर्गत सम्राट के लिए ये कहा जाता है कि इंग्लैंड का सम्राट कोई गलती नहीं करता। अब ये बात बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण है, भाई सम्राट है, राजा है, संवैधानिक प्रमुख है और कोई गलती नहीं करता। तो इस बात को आप यूं समझिए कि इंग्लैंड का सम्राट कोई भी गलती इसलिए नहीं करता कि वो कोई काम ही नहीं करता, यही एक कारण है कि वो कोई गलती नहीं करता। अन्यथा जो व्यक्ति काम करेगा वो तो गलती तो उससे संभावनाएं बनी रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड के अंतर्गत सम्राट को किसी तरह का कोई विवेकाधिकार नहीं है, किसी तरह का अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो एकमात्र एज ए रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसी व्यवस्था को एज ए टी जी या यूं कहेगी थोड़ा सा भारतीय परिस्थितियों के साथ में थोड़ा सा हल्का फुल्का माइनर कॉम्प्रोमाइज करते हुए भारत के अंतर्गत यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन का संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। अब यहाँ पर हमने इंग्लैंड के सम्राट के इक्विवेलेंट रखा है हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे राष्ट्रपति को, और हमारा प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है। तो इंग्लैंड के अंतर्गत जब सम्राट कुछ नहीं करता तो हमारा राष्ट्रपति भी अपन मान के चल सकते हैं कि कुछ नहीं करता। लेकिन कुछ मामलों में हमने हमारे राष्ट्रपति को थोड़े से अधिकार दिए हैं। अब वो अधिकार दिए हैं क्योंकि हमने इस पद के साथ जस्टिफिकेशन किया है, क्योंकि इंग्लैंड में जो सम्राट है वो एक तरीके से वंशानुगत है। वहां ये सुनिश्चित है कि सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र या पुत्री ही सम्राट बनेगा, और अपने यहाँ पे हर 5 साल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अपने यहाँ पे अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार से हमने थोड़े से किसको विवेकाधिकार दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 141 जिसमें वो कि केंद्रीय कैबिनेट की भारत के सुप्रीम कोर्ट से वो कुछ मामलों पर राय मांग सकता है। इसी तरीके से केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वो राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा पारित कुछ विधेयक, विशेष विधेयक जो कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं, उनको वो वीटो कर सकता है, उनको डिले कर सकता है। ऐसे कुछ अधिकार हमने दिए हैं। बाकी अमूमन ज़्यादातर एक संवैधानिक प्रमुख के जो अधिकार होते हैं औपचारिक, जैसे राजदूतों के परिचय पत्र लेना, अपने यहाँ से राजदूतों की नियुक्ति दूसरे देशों में करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल को शपथ दिलाना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये तमाम जो औपचारिक काम है जो कि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, अपने यहाँ भी होते हैं और इंग्लैंड में भी होते हैं। हमने कुछ हल्का फुल्का दिया है, लेकिन फिर भी अगर उसके ऊपर भी कैबिनेट को ही हमने सुपरमेसी दी है, यूँ कहें कि सरकार को ही सुपरमेसी दी है, तो ये थोड़ा सा एक सेटिस्फाई होने की बात है कि हमने राष्ट्रपति को थोड़े से अधिकार दिए हैं। अन्यथा राष्ट्रपति इससे ज़्यादा नहीं है जो कि इंग्लैंड की, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके जहन में इंग्लैंड का सम्राट था जब राष्ट्रपति बना रहे थे वो, और इसी के इक्विवेलेंट हमने राज्यपाल बनाए हैं एक तरह के संवैधानिक प्रमुख की। अब आज कुछ राज्यपाल अपनी जाके नेतागिरी करते हैं तो वो एक अलग बात है कि वो जनता का दरबार लगाते हैं, जनता के सेवक बनने की कोशिश करते हैं। भाई संविधान निर्माताओं की भावना नहीं है आपको जनता का सेवक बनाने की, जनता का दरबार लगाने की। संविधान निर्माताओं ने आपको एक्सपेक्टेशन नहीं की आपसे। आप संवैधानिक प्रमुख, संविधान के संरक्षक बन करके आप रहिए। लेकिन ये उत्तरोत्तर राजनीतिक विकास है, राज्यपालों की राज्य के शासन में सहभागिता, राष्ट्रपति की देश के शासन में सहभागिता, ये चीजें मतलब एक तरीके से यूं कहें कि अपन कोई स्पष्ट अच्छे लक्षण भी नहीं कह सकते अपनी संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए, और यूं कहें कि अपन बुरे लक्षण भी नहीं कह सकते।
एक बैलेंस्ड चीज है एक तरीके से ये। लेकिन ये हकीकत ये है, सत्य यही है कि हमने हमारे राष्ट्रपति को इंग्लैंड के सम्राट से ही उसको हमने एक तरीके से अभिप्रेरित किया है राष्ट्रपति के पद को। अब राष्ट्रपति महोदय इस पद के ऊपर रहते हुए अगर ऐसा वैसा कोई काम करते हैं तो वो भी उचित नहीं कहा जा सकता। जैसे कि राष्ट्रपति विपक्ष के जो प्रतिनिधिमंडल जाता है उसकी जो मेमोरेंडम देता है, जो ज्ञापन देता है, उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं करता, वो सरकार से पूछ के करता है। सरकार तो कोई क्यों चाहेगी, थोड़ा सा एक होना चाहिए, एक संकेत होता है ये कि आपकी नाराजगी है तो ये दे रहे हैं चीजें। मतलब कई बातों के अंतर्गत हमने थोड़ा सा इंग्लैंड के सम्राट से थोड़ा सा डिफरेंस किया है। आखिर हमें इसको थोड़े से राइट भी देना जरूरी था क्योंकि हमने इसका चुनाव किया है। ब्रिटेन में तो वंशानुगत आ रहा, हमने चुनाव किया है। तो इस तरीके से आज हम कोशिश करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें कि भारत का राष्ट्रपति क्या है। लेकिन ये ज्ञान की प्रारंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, शासन का संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था वाला स्वरूप क्या है, क्या कहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करना आवश्यक है। संसदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था की सबसे पहली शर्त यही है कि दो तरह की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन से मतलब भारत के संदर्भ में भारत की लोकसभा, इंग्लैंड के संदर्भ में इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स। उच्च सदन का मतलब भारत की राज्यसभा और इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड। अब इनमें से मतलब एक तरीके से सरकार बननी है। अब देखिए तीसरा जो लक्षण आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का सम्मिलन, या यूं कहें कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण। अब इसके डिफरेंट जो शासन व्यवस्था अपने पास अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है उसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरा का पूरा फॉलो किया जाता है। वहां व्यवस्थापिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। जैसे अमेरिका का संविधान देखें, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत व्यवस्थापिका मतलब वहां की कांग्रेस जो कि द्विसदनात्मक है, सीनेट है और प्रतिनिधि सभा है। 435 प्रतिनिधि सभा में सदस्य बैठते हैं, 100 सीनेट में बैठते हैं। तो इस वो मतलब व्यवस्थापिका जो है वो सिर्फ कानून बनाने का काम करती है। फिर आइए वहां की कार्यपालिका। वहां की कार्यपालिका का मतलब एकमात्र कार्यपालिका, क्योंकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की यह शर्त है कि वहां एकमात्र कार्यपालिका होगी, जबकि पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था की यह शर्त है कि वहां दो तरह की कार्यपालिका होगी, नाममात्र की और वास्तविक, और अध्यक्षीय में एकमात्र कार्यपालिका होगी जो कि वास्तविक होगी। तो अमेरिका के अंतर्गत एकमात्र कार्यपालिका है अमेरिका का अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसका निर्वाचन अलग होता है, उसकी शक्तियां अलग है, उसकी फंक्शनिंग अलग है, उसका काम करने का तौर तरीका अलग है। उसके काम के अंतर्गत व्यवस्थापिका किसी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकती। उसके लिए कहीं आवश्यक नहीं है कि उसका व्यवस्थापिका में बहुमत हो। न्यायपालिका वहां पूर्णतया सेपरेट है। अब ये देखिए, ये एक सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो अमेरिका के अंतर्गत तो एज इट इज फुलफिल की गई है, लेकिन भारत के अंतर्गत इसको थोड़ा सा नहीं किया गया, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका स्वरूप ही ऐसा ही है। उसमें आप अलग कर ही नहीं सकते। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को डिफरेंट कर ही नहीं सकते आप, इनको तो मिक्स करना ही पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा अपन डेप्थ में जाकर के समझने का प्रयास करते हैं।